हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10th की गणित की इस क्लास में प्रश्नावली 4.1 का सवाल 2 ले रहे हैं। तो देख लेते हैं सवाल क्या है। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इसमें पहला पार्ट है वो क्या है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें ये सारी दे रखा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है और उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। इसको हमें जो ये स्थिति है इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर हमसे पूछा गया है हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ हमें पूछी गई है उसको ही हम मान लेते हैं। पर यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी लंबाई है वो चौड़ाई से बड़ी है। तो हम पहले चौड़ाई यानी जो छोटी है उसको हम मानेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने मान ली x मीटर है। तो इस आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई x है तो लंबाई इसके दुगने यानी 2x से एक अधिक यानी एक ज़्यादा, ये हमारी क्या हो जाएगी लंबाई। अब आगे देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर है 528 मीटर स्क्वायर। पर आप जानते हैं कि आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है x। तो हम इसको लिख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 2x + 1 इंटू x बराबर कितना है 528। इसको आगे सरल कर लेते हैं। x का गुणा 2x से करेंगे तो क्या आएगा 2x²। x का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा x बराबर 528। आगे हम इस 528 को बाईं तरफ ले आते हैं क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के मानक रूप के में इसको लिखना है, उसके रूप के जैसा हमें बनाना है। तो देखिए 2x² + x और 528 को हम बाईं तरफ ले आएंगे यानी -528 हो जाएगा और बराबर के उधर क्या बचेगा 0। तो ये हमारा क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण क्या है हमारा, दो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। क्योंकि हमें इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था तो हमने इस स्थिति को किसके रूप में बदल दिया, द्विघात समीकरण के रूप में। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हैं?
सबसे पहले है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलने वाले ये सारे पूर्णांक हैं, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। अब क्रमागत यानी क्रम से आने वाले, जैसे 11, 12, 15, 16, कोई भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम कह सकते हैं, उनको कोई भी ले सकते हैं। तो इन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 लिखा है। यदि हमने एक मान लीजिए x माना धनात्मक पूर्णांक, तो उसके अगला वाला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यदि पहला एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, क्योंकि क्रम से आने के लिए क्या होगा, पहली वाली संख्या में एक को जोड़ दिया जाता है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इस लैंग्वेज को समझना हमें बहुत जरूरी है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हैं, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो धनात्मक पूर्णांक हैं, क्रम से आने वाले यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, इनका गुणनफल कितना है, 306। तो इनका गुणनफल यानी x गुणा x प्लस 1 कितना है, बराबर 306। इसको हम हल कर लेते हैं। x का x से गुणा यानी x स्क्वायर, x का 1 से गुणा यानी x एक का मैक्स बराबर 306। या हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x, 306 को हम बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। तो देखिए इस स्थिति से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। अतः द्विघात समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसको हल कर लेते हैं। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम रोहन की वर्तमान आयु को ही मान लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष अधिक, यानी जितना रोहन है, जितने वर्ष का रोहन है उससे उसकी माँ 26 साल बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु हो जाएगी, इसमें हम रोहन की आयु में कितना जोड़ देंगे, 26, यानी x प्लस 26 वर्ष। ये दोनों की वर्तमान आयु हो गई। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360, यानी वर्तमान जो आयु है उससे 3 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु होगी उसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि 3 वर्ष पश्चात रोहन कितना बड़ा हो जाएगा और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु
कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात x + 3 यानी 3 साल और जुड़ जाएंगे, तो उसकी आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष। और माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु जो जितनी अभी वर्तमान में है उससे 3 साल ज़्यादा, यानी x + 26 + 3 यानी बराबर x + 29 वर्ष। पर 3 वर्ष पश्चात जो इनकी आयु है, रोहन की आयु है x + 3, माँ की आयु हो जाएगी x + 29, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और माँ की आयुओं का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार हम लिख लेते हैं, रोहन की आयु x + 3 हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, और माँ की आयु है x + 29, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 वर्ष। इसको हम सरल कर लेते हैं। तो x का गुणा x से हमने किया तो x² आया, फिर x का गुणा 29 से किया तो +29x आया, इससे इन दोनों का गुणा हो गया। अब 3 का गुणा कर लेते हैं, +3 का गुणा x से किया तो +3x आया, और 3 का गुणा 29 से किया तो कितना आएगा, 9 × 30 = 27, 2 3 × 6 = 2 8 यानी 87, और बराबर है 360। आगे सरल कर लेते हैं हम, x² सजातीय पद को सॉल्व करेंगे तो 29x प्लस का है, 3x भी प्लस का है, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 32x + 87 बराबर, इस 360 को भी हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, -360 = 0। x² + 32x, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी माइनस के 360 हैं और प्लस के 87 हैं, माइनस के 360 और 87, ज़्यादा वाले में से हम कम को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3, फिर कितना आया यहाँ पर 7 और यहाँ 2। अब चूंकि ज़्यादा वाला माइनस का निशान है इसलिए माइनस का निशान रहेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, -273 बराबर 0। तो ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या है, x² + 32x - 273 = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरे सवाल का 4th पार्ट, लास्ट पार्ट हम ले लेते हैं। क्या है सवाल, इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यानी जब चाल कम होगी तो समय कितना लगेगा, ज़्यादा, यानी 3 घंटे ज़्यादा लगते। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो जो बाद में जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है उसी को हम मान लेते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया, क्योंकि यहाँ हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो हमने मान लिया रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। अब दूरी कितनी है जो रेलगाड़ी तय कर रही है,
दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। दूरी है 480 किलोमीटर। अब देखिए, हमसे समय के लिए पूछा गया है कि यदि उसकी दूरी को जो तय करने में समय है वो 3 घंटे अधिक लेती, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? चाल और दूरी से क्या निकाल लेंगे? समय निकाल लेंगे। यानी कितना रेलगाड़ी को समय लगेगा इस चाल से इस दूरी को तय करने में, कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है, हमारा सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारी है 480 किलोमीटर और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये समय हमारा किस में आ जाएगा? घंटे में। इतने घंटे समय लगेंगे यदि उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 480 किलोमीटर है। अब सवाल कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया, यदि 8 किलोमीटर इससे कितनी होती? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो उसी दूरी को, दूरी उतनी ही है, उसको तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो अब हम क्या लिख लेते हैं? जब रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x माइनस 8, यानी पहले वाली चाल से कितना कम है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा होती। कम है इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x में से हमने 8 घटा दिए, यानी अब रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है? वही उसी दूरी को तय करना है उसे। तो समय अब इस कंडीशन में जब चाल x माइनस 8 है, दूरी 480 किलोमीटर है, तो समय कितना लगेगा? समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी 480 बटा x माइनस 8 घंटा। दोबारा आप समझ लीजिए कि माना रेलगाड़ी की चाल उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, वो कह रहा है कि कोई चाल से वो रेलगाड़ी चल रही है और दूरी कितनी तय कर रही है? 480 किलोमीटर। अब एक कंडीशन तो ये हो गई कि इसमें उसको जितना भी समय लगता है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, जो चाल अभी चल रही है उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी अभी चाल चल रही है वो x किलोमीटर प्रति घंटे से, और फिर उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाने पर चाल क्या रह जाती है? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसको वो कितना ज़्यादा लेती है? 3 घंटा। यानी इसमें इसकी चाल यानी कम हो गई, गति तो हो गई इसकी कम, तो समय लेगी यहाँ पर ज़्यादा। यहाँ पर चाल ज़्यादा है तो समय लेगी कम। अब वो अंतर कितने का है? 3 घंटे का। यानी इसमें और इसमें अंतर कितना है? समय का अंतर कितना है? 3 घंटा। यानी यहाँ पर 3 घंटा ज़्यादा लेती है, यहाँ 3 घंटा इससे कम लेती है। तो हम प्रश्न के अनुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार बाद में जो चाल उसकी कम रह गई उसमें जो समय लगा है, यानी कितना समय लगा है? 480 बटा x माइनस 8, ये समय ज़्यादा लगा है। यानी कितना ज़्यादा है? 3 घंटा। तो पहले वाले समय में और इसमें कितने का अंतर है? बराबर 3। 3 घंटे का अंतर है, यानी ये जो समय है ये ज़्यादा है इस समय से। पहले जो चाल से चल रही है उससे बाद में जो चाल से चल रही है उसमें ज़्यादा समय लगता है, और ये समय का अंतर कितना है? 3 घंटा। अब इसको हम आगे सरल कर लेते हैं। तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो बायां पक्ष है इसका हम LCM ले लेते हैं। तो यहाँ x माइनस 8 और x है, यानी हम x माइनस 8 ले लेंगे। x माइनस
यहाँ पर देखिए 480 बटा x माइनस 8, ये बाद का समय है, यानी जब चाल कम हो जाती है तब का समय है। और 480 बटा x ये पहले का रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है। तो बाद में रेलगाड़ी को ज़्यादा समय लग रहा है। कितना ज़्यादा समय लग रहा है? 3 घंटा, यानी इन दोनों समयों में अंतर कितना है? 3 घंटा। तो इसको समीकरण के रूप में हमने लिख दिया। अब इनको हम और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हर में x माइनस 8 है, यहाँ x है, तो हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। क्या आया? x माइनस 8। x माइनस 8 का भाग इसमें दे करके देखते हैं तो कितनी बार जाता है? x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा तो x बार भाग गया। x का गुणा ऊपर वाली संख्या से हम करेंगे तो क्या आएगा? 480x। दोबारा देख लीजिए, इस संख्या का हम इस एलसीएम में भाग देंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, x बार भाग गया, x का गुणा 480 से किया तो 480x आया, माइनस का निशान। x का भाग इस संख्या में हम देंगे, एलसीएम में देंगे तो x से x कट जाएगा इस बार, और x माइनस 8 का गुणा हम किसे करेंगे? ऊपर वाली संख्या से, यानी 480 गुणा x माइनस 8, और बराबर क्या है? 3 है। सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। 480x माइनस 480 का x से गुणा किया तो 480x, फिर 8 से गुणा करने पर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 8 का गुणा 480 से करने पर क्या आएगा? 0। 8 8 64 हासिल की 6, 8 चौक 32 और 6 38, यानी 3840। और नीचे हमारी जो संख्या है उसको हमने x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को माइनस 8 से गुणा करेंगे तो माइनस 8x आएगा, और बराबर है हमारा 3। हम इसको 3/1 भी लिख सकते हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा, यानी वज्र गुणन हम करते हैं तो 3 का गुणा इस संख्या से होगा और 1 का गुणा इस संख्या से होगा। तो हम लिख लेते हैं 3 का गुणा इस संख्या से होगा तो x स्क्वायर माइनस 8x, बराबर 1 का गुणा इस संख्या से होगा तो 480, सॉरी यहाँ पर आएगा 480 माइनस 480x माइनस 480x प्लस 3840, और हम यहाँ पर इनको काट भी देंगे, यहाँ पर भी हम काट सकते हैं। आगे सोल्व करेंगे। 3 का x स्क्वायर गुणा x 3x स्क्वायर, 3 का माइनस 8x से गुणा तो 8 3 24x हो गया माइनस का, बराबर 3840। तीन एक्स स्क्वायर माइनस 24x, 3840 को हम बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे 3 से गुणा है, ये भी 3 का भाग जा रहा है, और यहाँ 3 3 दूनी 6 3 8 24, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। तो हम इस पूरे समीकरण को 3 से विभाजित कर लेंगे। तो यहाँ 3 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा। 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 8 24 8x आ जाएगा, और 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 की हासिल, 3 8 24 और 0 बराबर 0। क्योंकि किसी भी संख्या को पूरे समीकरण को हम 3 से विभाजित करने पर उस समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ ये 3 से विभाजित हो रहा है पूरा समीकरण, क्योंकि इसमें 3 का भाग दिया, इसमें 3 का, इसमें 3 का, और 0 में भी 3 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो किसी भी अब समीकरण में हम दोनों साइड कुछ भी चेंज करते हैं, मान लो इसमें कोई संख्या जोड़ते हैं तो इधर भी हमको जोड़नी पड़ेगी, इधर घटाते हैं तो इधर भी घटानी पड़ेगी, इधर गुणा करते हैं पूरे पद से तो इधर भी हमें गुणा करना पड़ेगा।
और इधर हम कोई संख्या का भाग देते हैं तो इधर भी हमें भाग देना पड़ेगा उसी संख्या से, तो इस समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्राप्त हो रहा है समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। आशा है आपको ये सेकंड सवाल है ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये सवाल समझ में आए हों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।